नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर पूजा आज आपके लिए लेके आई हूँ पीएस टैट मैथ्स एंड साइंस पेपर 2। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पेपर 2 की। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हम अभी जो है पेपर 2 का ही जो है कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे एंड उसके जितने भी PYQ है मीन्स उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैथ सेक्शन के क्वेश्चन। ये है आपके पास ईयर 2024 में पूछे गए क्वेश्चन थे ये। तो ये मैथ सेक्शन लेके आई हूँ सबसे पहले। तो चलो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, कोई रेक्टेंगल की शेप में है फील्ड जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ जो है रेशो में गिवन है 3:2। इफ एरिया ऑफ द फील्ड इज 294 मीटर स्क्वायर। अगर पूरे फील्ड का एरिया, सपोज ये आपके पास जो है रेक्टेंगल फील्ड है, ठीक है, उसकी जो लेंथ और ब्रेथ है उसकी रेशो गिवन है आपके पास 3:2 और उसका कंप्लीट एरिया गिवन है 294 मीटर स्क्वायर। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट द रेट 8 रुपीज पर मीटर। मतलब आपने इसमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है, जो यहाँ पे बाउंड्री है इसकी, इसमें टोटल इसकी फेंसिंग करने की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू आनी चाहिए क्योंकि ये क्या है कि रेशो में गिवन है। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, जब भी आपके पास कोई भी वैल्यू रेशो में गिवन हो तो आपने क्या करना है, उसको सपोज कर लेते हैं हम किसी एक वेरिएबल के मल्टीपल में। सो let us suppose length of rectangular field is equal to, देखो यहाँ पे 3:2 था, तो जो 3 है फर्स्ट वो ले लेंगे हम इसकी लेंथ। साथ में मैं बोल रही हूँ कि कोई भी वेरिएबल ले लेना है आपने A to Z। ठीक है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं हम। तो सपोज हम यहाँ पे x ले रहे हैं तो ये आ जाएगा 3x। ठीक है, उसके मल्टीपल में ले लेते हैं हम, 3 × x मीन्स 3x। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 की जगह कोई और वैल्यू होती तो हम वो वैल्यू ले लेते हैं, साथ में यहाँ पे कोई भी वेरिएबल। क्लियर। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे है 2, ये आपके पास क्या है, ब्रेथ। तो यहाँ से आपके पास हम जो है ब्रेथ सपोज कर लेंगे, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू, ये था 2 तो ये बन जाएगा 2x। क्लियर। अब यहाँ पे गिवन है इफ एरिया ऑफ फील्ड इज 294 मीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे एरिया किसके इक्वल आता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेंसुरेशन में से क्वेश्चन जरूर आएगा, तो ये आपका मेंसुरेशन में से ही क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, जो कि किसके इक्वल गिवन है, 294। एक न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है हमारे पास 294। तो देखो यहाँ से हमारे पास वैल्यू काफी आ जाएगी। तो L × B, L की वैल्यू पुट कर दो। L कितना सपोज किया था, 3x एंड B कितना सपोज किया था, 2x। जो भी रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपने इसी तरह से करने होते हैं, किसी मल्टीपल में सपोज करके। ठीक है, ये आ गया 3x × 2x इक्वल टू 294। नाउ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 3 2 x, सॉरी 3 2 6, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर इज इक्वल टू 294। अब यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास x की। ठीक है, उसके लिए देखो 6x² है, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, अगर हम 6 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो हमेशा जो है साइन चेंज हो जाते हैं, मल्टीप्लाई चेंज हो जाता है डिवाइड में। मतलब ये जाएगा 294 के डिवाइड में, इस तरह से। ठीक है, अब डिवाइड किया, 6 1 6, 6 4 24 होते हैं और यहाँ पे 5 कैरी बचा था तो 54, 9 पर आता है 54। तो x² की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, x² इक्वल टू 49। अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो तो x की चाहिए ना, तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो आपको पता है जब भी स्क्वायर हो तो हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट आ जाएगा मीन्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, ये आ जाएगा 49 का स्क्वायर रूट। एंड 49 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, देखो इसके फैक्टर क्या होते हैं, 7 × 7 ना, 7 × 7 इज इक्वल टू 49। साथ में स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे इनका पेयर बना लो, 7 7 का पेयर बन गया। पेयर में से आपने एक नंबर बाहर निकालना होता है, मीन्स 7 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा। साथ में इसके जो यूनिट से मीटर में चल रहे हैं तो मीटर, सॉरी ये तो x की वैल्यू है, इसमें मीटर नहीं लगेगा, ये हमारे पास सिंपल एक x की वैल्यू आई है। ठीक है, x इक्वल टू 7। तो अब यहाँ से हमारे पास लेंथ की वैल्यू आ जाएगी, देखो
लेंथ हमने इसकी मल्टीपल में सपोज की थी ना, 3 मल्टीप्लाई एक्स, तो एक्स हमारे पास 7 है, तो ये आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई 7 दैट इज 21 मीटर्स। एंड ब्रेथ हमारे पास थी 2x, 2 मल्टीप्लाई 7 दैट इज 14 मीटर। तो देखो ये आई हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू। नेक्स्ट हमने इसमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड। ठीक है, फेंसिंग द फील्ड तो आपको पता है, जो फेंसिंग मतलब इसमें बाउंड्री पे हमने फेंस करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पैरामीटर फाइंड करते हैं, क्योंकि पैरामीटर होता है टोटल जो बाउंड्री की लेंथ बनती है। ठीक है, तो अब इसमें हम पैरामीटर निकालेंगे। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे क्या है, आपके पास दो लिस्ट गिवन है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ठीक है, ये आपने मैचअप जैसे हम करते हैं मैचअप्स, वो है ये क्वेश्चन। तो आपने देखना है यहाँ पे कि ये PQRS किससे मैच हो रहे हैं। यहाँ पे आपके पास 4 अलग अलग से ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है। आपने इसमें देखना है कि ये किससे जो है एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट है P। इसकी स्टेटमेंट देखो क्या है, अ लाइन हैविंग ओनली वन एंड पॉइंट इट्स इनिशियल पॉइंट। मतलब ऐसी लाइन जिसका सिर्फ एक ही एंड हो और जिसको हम एक इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हैं। मतलब इस तरह से है ये लाइन। ठीक है, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, तो इसके सामने देखो टेंजेंट लाइन है, क्या टेंजेंट लाइन बोलते हैं, क्या पैरेलल लाइन बोलते हैं, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं, या रे बोलते हैं। तो देखो ये बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे देखो ये इसका इनिशियल पॉइंट है और यहाँ पे सिर्फ एक ही एंड है इसमें लाइन का। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रे। ये हमारे पास डेफिनेशन ऑफ रे होती है। यहाँ पे एक इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है और यहाँ पे एक एंडिंग पॉइंट है, सिर्फ एक ही एंडिंग पॉइंट है। इस साइड से हम इसको कहीं को भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये है रे। तो मतलब P यहाँ पे मैच हो रहा है सेकंड से, P मैच हो रहा है आपके पास ऑप्शन 2 से। देन नेक्स्ट है अ लाइन टचिंग अ सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। कोई सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास कोई सर्कल है सेकंड में, इस तरह से वो उसकी एक ही पॉइंट पे टच हो रहा है। लाइन टचिंग अ सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। कोई लाइन है जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, तो कौन सी लाइन होगी वो, देखो जैसे हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं ना सर्कल में, तो ये सिर्फ सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। और ये लाइन कौन सी होती है, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन। तो मीन्स यहाँ पे जो सेकंड है Q वो मैच हो जाएगा आपके पास फर्स्ट से। ठीक है, इसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन। याद रखना, ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर है और कोई एक लाइन है, वो सर्कल को अगर एक ही पॉइंट पे टच कर रही है तो वो बन जाती है टेंजेंट लाइन। नेक्स्ट है व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट द मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड। कोई दो लाइंस है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये इस शेप में, कोई भी दो लाइंस है वो जहां पे मीट कर रही हैं। सपोज ये दो लाइंस है आपस में मीट कर रही हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, जो ये मीटिंग पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, देखो ये लाइंस जो है आपस में इंटरसेक्ट बोलते हैं हम इसको, कि इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस, और जहां पे ये पॉइंट कट कर रहे हैं, लाइंस कट कर रही है एक दूसरे को, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये आ जाएगा फोर्थ। बहुत सिंपल सी चीजें हैं ये। नेक्स्ट है द लाइन विच डू नॉट मीट आर कॉल्ड। जो लाइंस कभी आपस में नहीं मिलती, ठीक है, वो लगातार आगे को एक्सटेंड ही होती रहती हैं, उन लाइंस को हम क्या बोलेंगे। देखो सपोज यहाँ पे ये लाइन में ड्रॉ कर दी, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये आगे को एक्सटेंड होती जा रही है, कहीं भी मीट नहीं हो रही है, इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, तो वो लाइंस होती है पैरेलल लाइंस। क्योंकि ये पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन होती है, मतलब ऐसी लाइंस जिनके बीच का ये डिस्टेंस सेम हो और आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, तो वो होती है पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे P जो है मैच हो रहा था सेकंड से, और जो Q है वो मैच हो रहा था 1 से, और जो R है वो मैच हो रहा था 4 से, एंड S मैच हो रहा है आपका 3rd से। ठीक है, इस तरह से। तो अगर आप देख सके क्वेश्चन में ये आपके पास बन रहा है ऑप्शन C। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन C है करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3rd, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/3 मल्टीप्लाई -3/7 -1/14 -3/7 मल्टीप्लाई 3/5। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखो सिंपल सा है, पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
मैं क्वेश्चन को ही दोबारा से लिख रही हूँ 1/14 3/7 मल्टीप्लाई 3/5। अब देखो यहाँ पे वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 3 से ये 3 कट हो जाएगा, साथ में माइनस था तो -1, और 2 से 7 नहीं कट होगा, ये तो 1/14 अकेला है, ये दोनों आपस में कट नहीं होंगे, तो बस इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई -1 -2 एंड 1 इंटू 7 7 हो जाएगा 1/14, फिर 3 ज़ा 9 और ये आ गया 35। अब देखो ये फ्रैक्शंस में आ रही है वैल्यू, जब भी फ्रैक्शंस को प्लस माइनस करना हो तो हम उनके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, ठीक है, बाय टेकिंग एलसीएम। इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर्स हैं इसके 7, 14 एंड 35। एलसीएम ले लेते हैं। मैं थोड़ा इसको शॉर्टकट में करूँगी, 5 देन 2 देन 5, ठीक है, ये आ रहे हैं इसके फैक्टर्स। इनको मल्टीप्लाई किया, 7 2 ज़ा 14, 14 5 ज़ा 70, तो इसका एलसीएम आ रहा है आपके पास 70। हमने क्या करना है, 70 यहाँ पे लिख देना है। अब 70 से हम 70 को डिवाइड कर देंगे 7 से, यह आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई -2। क्या करना होता है, जो एलसीएम आता है उसको हम डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, और जो आता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमिनेटर में, ठीक है। तो 10 इंटू -2, और 70 को 14 से डिवाइड कर देंगे 5 इंटू 1, एंड 70 को 35 से डिवाइड करेंगे 2 9, ठीक है, आप डिवाइड कर सकते हो। मुझे इजीली क्लियर था तो मैंने डायरेक्ट किए हैं ये चीज़ें। तो ये आ गया -20 -5 -18 एंड 70, ठीक है। अगर हम इनको प्लस करें तो ये आ जाएगा 35 35 43, क्योंकि ये देखो सारी ही टर्म माइनस में है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साथ में साइन लगता है माइनस का, तो ये आ जाएगा -43/70। अब देखें अगर इसको, तो आगे ये कट नहीं होगा, और अगर आप ऑप्शंस में देखें तो ये वैल्यू किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रही है, तो मीन्स इस क्वेश्चन में या तो इसके ऑप्शन में मिस्टेक है या इसकी किसी टर्म में मिस्टेक है, ठीक है। तो ये आपका कोई फॉल्ट नहीं है इसमें, तो आप इसको एज इट इज इस तरह से आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही आंसर बन रहा है, ठीक है। कई बार होता है कि ऑप्शन में मिस्टेक होती है या क्वेश्चन में मिस्टेक होती है, तो ये ऑप्शन में कहीं भी मैच नहीं हो रहा है, तो आपने बस इसको यहाँ तक ही लिखना है, इसके आपको मार्क्स मिल जाते हैं। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अ मैप इज ड्रॉन टू अ स्केल 1:10,000 if the distance between two cities on map is 5 centimeter, find the actual distance। मतलब इसमें क्या है, कोई मैप है वो इस स्केल पे बना है 1:10,000, ठीक है, और दो सिटीज हैं, यहाँ पे ये सिटी 1 सिटी 2, ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ऑन मैप वो है 5 सेंटीमीटर। तो आपने उसका एक्चुअल डिस्टेंस बताना है कि एक्चुअल में कितना डिस्टेंस है उन दो सिटीज के बीच में। तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आपको इसमें बस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से, 5 मल्टीप्लाई 10,000, ये आ जाएगा आपके पास 50,000। साथ में क्या है, यहाँ पे सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर लग जाएगा, ठीक है। तो अब ये आपने डिस्टेंस निकालना था दो सिटीज के बीच में, तो 50,000 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ रहा है दोनों सिटीज के बीच का, ठीक है। बट जो अगर आप ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे सारे डिस्टेंस जो है किलोमीटर्स में है, तो हम 50,000 को क्या कर लेंगे, किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। तो देखो कन्वर्जन किस तरह से, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, पहले मीटर्स की बात करते हैं, 1000 मीटर्स, ठीक है। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो टोटल किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर्स बने, देखो 1 किलोमीटर वैसे ही रखा, यहाँ पे 1000 था, 1000 वैसे रखा, मीटर की जगह क्या लग जाएगा, 100 सेंटीमीटर। इस तरह से करना है, बहुत सिंपल रहती है कन्वर्जन करनी, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ आपको ये छोटी छोटी चीजें याद होनी चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स हैं, ठीक है, बाकी डायरेक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा आपके पास 1 लाख, साथ में किसके इक्वल हो जाएगा, ये सेंटीमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर में इतने सेंटीमीटर होते हैं। अब जब सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो याद रखना, जब भी छोटी, ये सेंटीमीटर की छोटी यूनिट है ना, और किलोमीटर बड़ी यूनिट है, जब भी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करते हैं तो बस डिवाइड करते हैं, बस सिंपल है। तो आपने बस डिवाइड कर देना है, 50,000 को इसको हम डिवाइड कर देंगे 1 लाख से,
तो देखो यहाँ पे 3 0 तो ये डायरेक्ट कट होगी इससे, और 1 0 यहाँ कट होगी, तो ये कितना बचा 5/10। अब यहाँ पे इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 0.5 किलोमीटर, तो 0.5 किलोमीटर ये आ रहा है आपका ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। राधिका रीड अ बुक फॉर 1 and 3/4 hours एवरी डे। ठीक है, एक राधिका की गर्ल है, वो किसी बुक को रीड करती है, एक दिन में इतने घंटे वो उसको रीड करती है, 1 and 3/4 hours। शी रीड्स द एंटायर बुक, वो पूरी बुक को पढ़ने के लिए 6 days लगाती है, 6 दिनों में वो पूरी बुक को पढ़ डालती है। देन हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। ठीक है, तो वो कितने घंटे टोटल, उसको कितने घंटे लगे इस पूरी बुक को पढ़ने के लिए। देखो ये तो पहले इसमें आवर्स दे रखे थे एवरी डे, और बाद में दे रखे हैं डेज, 6 days। तो आपको बताना है कि टोटल कितने उसको आवर्स लगे इस पूरी बुक को पढ़ने के लिए। तो हम देखो क्या करेंगे, मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखूंगी। आई थिंक आपको क्वेश्चन जो है क्लियर हो चुका होगा कि हमने क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। एक दिन के लिए बता रखा है कितने घंटे पढ़ती है, उसके बाद बताया है कि टोटल 6 days में वो पूरी बुक को पढ़ रही है। ठीक है, तो हमें टोटल निकालने हैं कि कितने घंटे उसने टोटल उस बुक को पढ़ने के लिए लिए, मतलब 6 दिनों में कितने घंटे वो पढ़ी बुक। ठीक है, वो निकालना है। तो एवरी डे वो कितने आवर्स ले रही है, 1 and 3/4। मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। 1 into 4, 4 + 3, जैसे इस तरह से करते हैं ना हम मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे +3, ये बन जाएगा 4 1 = 4, 4 + 3 7/4 आवर्स। ये एक दिन के लिए है। अब उसके बाद 6 days के लिए वो कितने आवर्स लेगी, हम क्या करेंगे इसको 6 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये एक दिन के लिए था, 6 दिनों के लिए कितना हो जाएगा, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 2 = 4, 3 2 = 6, ये बन गया 21/2 आवर्स फॉर 6 days। ठीक है, अब अगर ऑप्शन में देखें तो ऐसा कोई भी आंसर नहीं है। आंसर क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। 21/2 है, ये क्या आ जाएगा 10 and 1/2। सॉल्व कर सकते हैं, 10 2 = 20 + 1 21/2 आवर्स। ठीक है, तो ये बन रहा है हमारे पास ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट है। तो ये है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 विच इज करेक्ट। आपको बताना है, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट गिवन है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। और तो देखो स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। द नंबर 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव रैशनल नंबर। एक 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, रैशनल नंबर। क्या ये करेक्ट है। सेकंड है अ रैशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव इफ बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर नेगेटिव। एक रैशनल नंबर कब नेगेटिव होगा, अगर उसकी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही नेगेटिव होंगे। क्या तब वो नेगेटिव होगा। मैं साथ में आपको एग्जांपल दे के बताती हूँ। जैसे यह फर्स्ट था, द नंबर 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, मतलब 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, तो क्या ये ट्रू है। देखो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि 0 इज अ न्यूट्रल, ना तो उसका पॉजिटिव साइन होता है ना उसका नेगेटिव साइन होता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव रैशनल नंबर है, वो एक न्यूट्रल है। ठीक है, सेकंड है अ रैशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव इफ बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर नेगेटिव। कोई रैशनल नंबर कब होगा एक नंबर, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ a/b, तब वो नेगेटिव है अगर दोनों ही उसके साइन जो है नेगेटिव है, न्यूमिनेटर भी नेगेटिव है डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है, तो क्या वो नेगेटिव होगा। तो देखो यहाँ पे माइनस से माइनस तो कट हो जाएंगे, तो वो नेगेटिव कहाँ रहा, वो तो पॉजिटिव बन गया। तो ये क्या है, रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट है अ रैशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव। कोई रैशनल नंबर पॉजिटिव कब होगा, इफ इधर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, मतलब दोनों में से अगर एक पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव होगा। सपोज मैं यहाँ पे ये लिख रही हूँ, इसका जो डिनोमिनेटर मैंने पॉजिटिव कर दिया, न्यूमिनेटर नेगेटिव है, तो क्या ये पॉजिटिव है, नो, नेगेटिव का साइन है, पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। या फिर मैं इसको इस तरह से लिख दूं a/-b, डिनोमिनेटर नेगेटिव है न्यूमिनेटर पॉजिटिव है, तो क्या ये एक पॉजिटिव नंबर है, नो,
पॉजिटिव कब होगा? जब दोनों ही साइन पॉजिटिव के हैं। नेगेटिव कब होगा? अगर एक नेगेटिव का साइन आ रहा है तो मतलब नेगेटिव है वो, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर a अपॉन बी इज। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? देखो एडिटिव इनवर्स सपोज में यहाँ पे 2 है, इसका एडिटिव इनवर्स लिखूं तो क्या हो जाएगा? -2, मतलब सेम नंबर होता है बस साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे -3 है, इसका मैं एडिटिव इनवर्स लिखूं तो वो क्या हो जाएगा? +3। नेम सॉरी नंबर सेम रहा बस साइन चेंज हो जाता है, वो होता है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे a अपॉन बी था और ये b अपॉन a लिख रहा है तो रेसिप्रोकल कर रहा है, तो ये क्या है? रॉन्ग, ठीक है। मैंने आपको सारे ऑप्शन एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो यहाँ पे जो करेक्ट है वो क्या है? ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, बट तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर कोई भी क्वेरीज हो आपको तो आप उसको कमेंट में जो है पूछ सकते हैं, मैं अलग से उसके लिए वीडियो बना दूंगी और चैनल पे अपलोड भी कर दूंगी, ठीक है। तो बट आप चैनल को जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।